हेलो, आवाज आ रही है सभी को? टू ऑल। तो आज हम फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्ट ही जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम 50 तक डिस्कस कर लिया, नाउ 51 से स्टार्ट करेंगे। सो थोड़ा वेट कर लेते हैं बाकी के ज्वाइन करने का एंड देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस एंड द फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मींस ए इज दिस। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन हैज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 1? ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखो टी हाफ दिया है। टी हाफ जो है वो कितना दिया है? 1 मिनट। तो के क्या हो जाएगा? तो के 0.693 अपॉन टी हाफ मीन्स 1। तो ये यूनिट कौन सी रहेगी? ये रहेगी मिनट -1। बट देखो ए का जो यूनिट दिया है वो सेकंड -1 दिया है। तो इसको अगर हमें सेकंड -1 में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी 0.693 अपॉन 60 सेकंड -1। ओके, तो ये हमें के का वैल्यू दे दिया। इसके अलावा ए का वैल्यू पता है और टी का वैल्यू पता है। तो हमें क्या निकालना है? टेम्परेचर। तो देखो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन के। तो टी क्या आएगा? सो टी विल बी ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर एंड साथ में आ गया लॉग ऑफ ए बाय के। तो क्या हो गया? टेम्परेचर ई ए का वैल्यू क्या दिया है? ई ए इज गिवन एज 104.5 किलो जूल में है, तो उसको जूल में कन्वर्ट बाय 2.303। आर का वैल्यू ऑब्वियसली 8.314 एंड लॉग ऑफ ए बाई के। तो ए कितना है यार? ए दिया है 5 इंटू 10⁻13 एंड डिवाइड बाय करेंगे के 0.693 एंड ये 60 ऊपर चला गया। तो ये वैल्यू देखो टेम्परेचर की क्या आ जाएगी?
तो लॉग के अंदर वाला पार्ट जो है ये कितना हो गया, दिस इज एक्चुअली 10⁻13 को थोड़ा अलग ही रखते हैं। इसके अलावा बाकी पार्ट क्या है, 10⁻13 के 60 वाला का जो 10 है उसको भी पावर में ले लेते हैं, मतलब 10⁻14 को अलग ही रखते हैं, क्योंकि उसका लॉग क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो बचा हुआ क्या है, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 0.693, तो वो आया 43। सो 43 का लॉग कितना होगा, 43 का लॉग हो गया 1.6 एंड प्लस में क्या है 14 है। सो लॉग के अंदर वाला जो पार्ट है, ये लॉग की वैल्यू आ जाती है अपने पास 15.6 आ जाती है। ये वाला जो लॉग है इसकी वैल्यू आ जाती है 15.6। तो क्या होगा आंसर, तो 15.63 आ रही है एक्चुअली। तो यहाँ से टेम्परेचर जो है आ रहा है 349.8 केल्विन आ रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली विदाउट कैलकुलेटर करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो ये वाला कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर से ही करेंगे। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वहां पर तुम्हें थोड़ा सिंपल डेटा दिया जाएगा। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 51। देन क्वेश्चन नंबर 52। तो the specific rate constant for a reaction increases by a factor of 4 if temperature is changed from 27 degree to 47 degree. Find the active formula apply कर देंगे डायरेक्ट अपने पास। क्या है फॉर्मूला, log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1। ओके, सो K2 by K1 जो है हमें कितना दिया है, 4 दिया है, तो दिस इज 4 log 4 is equal to EA upon 2.303 R and T2 minus T1 कितना हो गया, that is nothing but 20 upon T1 into T2, that is 300 into 320। तो यहाँ से EA क्या आएगा, तो EA will be 2.303 into R को 8.314 ले सकते हैं, into 300 into 320 डिवाइड बाय 20 एंड log 4 का वैल्यू 0.6। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारे पास आ रहा है 53333 किलो जूल, सॉरी जूल। तो ये जूल में आ रहा है, तो किलो जूल में क्या हो जाएगा 53.333। दिस शुड बी इन किलो जूल, पर मोल वगैरह ही होगा। ओके, सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। Given that the temperature coefficient for the saponification of ethyl acetate by NaOH is 1.75, so what is temperature coefficient? It is K T plus 25, sorry, T plus 10 divided by KT. So this is actually temperature coefficient, ठीक है। और जनरली ये जो टेम्परेचर है क्या लिया जाता है, जनरली ये जो टेम्परेचर है ये 25 डिग्री एंड 35 डिग्री लिया जाता है, ठीक है। टी का एज 25 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या है, के एट 35 डिग्री डिवाइड बाय के एट 25 डिग्री इज इक्वल टू, ये वाला हमें वैल्यू दिया, तो ये वैल्यू कितना दिया है, दिस इज गिवन एज 1.75।
तो क्या निकालना, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, ऑब्वियसली सेम ऐसे ही आ जाएगा जैसे लास्ट वाला था। सो दिस इज गिवन एज 1.75। सो लॉग ऑफ K2 बाई K1 वाला फॉर्मूला ही लगा लेंगे। तो लॉग ऑफ 1.75 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाय 2.303, R का वैल्यू ले लेंगे 8.314, एंड T2 माइनस T1 कितना हो गया 10, डिवाइड बाय एक हो गया अपने पास 298 केल्विन और एक हो गया 308 केल्विन। ठीक है, सो ये T1 T2 हो गया। तो यहाँ से EA का वैल्यू क्या आएगा, तो EA आ जाएगा अपने पास तो यहाँ पर जो EA है ये आ रहा है 42,711। इट इज 42,711 जूल। ऑब्वियसली किलो जूल में अगर इसको लिखेंगे तो 42.711 किलो। ठीक है, सो ये जो था ये है अपने पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और अगर हमें टेम्परेचर नहीं दिया कौन सा वाला है, तो हम उसको क्या टेम्परेचर कोएफिशिएंट में 25 डिग्री एंड 35 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जब हम 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट कितना फैक्टर से इंक्रीज हुआ, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट कितना बढ़ गया, ये होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो जनरली टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री एंड 35 डिग्री लिया जाता है अगर तुम्हें दिया नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 54। तो देखो 54 में क्या है, रेट कांस्टेंट जो है वो हमें दिया है लॉग ऑफ के, यहाँ पर बेस 10 है, इज इक्वल टू 5.4 माइनस 212 डिवाइड बाय टी प्लस 2.17 लॉग बेस 10 है इंटू टी, ये दिया है। तो यार नाउ एक्चुअली क्या है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस EA अपॉन RT या EA अपॉन 2.303 RT आता। तो ये वाला टर्म कहां से आ गया, ये वाला जो टर्म है ये कहां से आ गया, एक्चुअल में तो यही वाला पार्ट होना चाहिए था ना अपने पास, ये वाला पार्ट होना चाहिए था। तो एक्स्ट्रा टर्म जो है वो किधर से आया, तो ये तो हमारे पास क्या जनरल इक्वेशन है जो आ जाता है, बट ये आता कैसे इक्वेशन, तो ये आता है अपने पास जब हम इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, तब ये आता है। तो एक्चुअल में देखो क्या है, एक्चुअल में हमारे पास कुछ ऐसा है, एक्चुअल में देखो क्या है, ln के का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ये होता है EA अपॉन RT स्क्वायर, ये होता है ln के का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी जो है ये क्या होता है EA अपॉन RT स्क्वायर। नाउ तुम्हें ln के दिया है लॉग के है, तुम्हें लॉग के दिया, ln के नहीं दिया, तो पहले ln के को सॉरी लॉग के को किस में कन्वर्ट करेंगे, ln के में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा यार, लॉग के को ln के में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ln से लॉग बनाने के लिए क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अगर हमें ln से log बनाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर log से ln बनाना है तो क्या होगा यार, ये तो डिवाइड होगा ना। तो ln के डिवाइड बाय 2.303, मतलब ये यहाँ पर log को किससे डिवाइड कर दिया 2.303 से, तो या हम बोल सकते हैं कि ऐसा होता है ना, log x या ln x जो है
ln x क्या होता है 2.303 log x, ठीक है। तो अगर हमें log x को ln के फॉर्म में लिखना है तो वो क्या होगा ln x अपॉन 2.303। क्लियर है? तो हमें ये log को ln के फॉर्म में लिखना है, तो ln k अपॉन 2.303 इज इक्वल टू 5.4 माइनस 212 अपॉन t प्लस 2.17, ये हमारे पास हो जाएगा ln t, log को ln के फॉर्म में लिखेंगे उसको भी, डिवाइड बाय 2.303। तो यहाँ से ln k क्या आ गया, ln k विल बी 5.4 इंटू 2.303 माइनस 212 इंटू 2.303 अपॉन t एंड देन प्लस 2.17 ln t, ठीक है। तो ये हमारे पास ln k आ गया। नाउ इस ln k को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और उसको ई अपॉन टी स्क्वायर के, ई अपॉन आर टी स्क्वायर के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आता है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी डी टी ऑफ ln k, तो क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन, तो ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ यार, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज ये तो कांस्टेंट है। इस वाले पार्ट का होगा 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है यार, 1 अपॉन टी का क्या होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ना, माइनस साइन ऑलरेडी हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, दिस इज 212 इंटू 2.303 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके अलावा ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एल एन टी का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई टी ना, तो 2.17 डिवाइड बाई टी, ठीक है। नाउ ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया ये देखो, कंपेयर करके देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन के विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, ई अपॉन आर टी स्क्वायर, ओके। तो इट शुड बी इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला टर्म अगर आता तो ये हमारे पास क्या हो जाता, ये वाला पार्ट हो जाता जो कि नॉर्मल इक्वेशन से भी आ जाता, बट हमारे पास ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा। तो ई ए जो है ये क्या हो गया, इधर से देखो, तो ई ए विल बी आर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 212 इंटू 2.303 आर प्लस 2.17 आर टी, ये आया। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा ना, हमें यहाँ पर क्या दिया यार, तो टेम्परेचर कितना दिया है, तो जनरली एक्टिवेशन एनर्जी को हम टेम्परेचर का फंक्शन नहीं लेते हैं, बट यहाँ पर क्या है, इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ओके। सो यहाँ पर 127 डिग्री बोला है, तो 212 इंटू 2.303, आर का वैल्यू 8.314, ओके। सो 212 इंटू 2.303 इंटू 8314 प्लस 2.17 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 127 डिग्री मीन्स 400 केल्विन, ओके। तो ये वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ रही है आई थिंक 11275 जूल, तो किलो जूल में क्या हो जाएगा 11.275 किलो जूल, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर
54. Now next question. Question number 55. For a reaction A plus B gives C plus D, इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें क्या दिया है? इट इज गिवन एज 20 किलोजूल पर मोल प्लस 20. द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस. कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन. तो बहुत इजी है. डेल्टा एच क्या होता है? इट इज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन का. सो इट इज 20 इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन का कितना दिया है? 85. तो बैकवर्ड का क्या आएगा इधर से? तो ई ए बैकवर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? 85 माइनस 20 दैट इज 65. Okay, so this is activation energy. Now question number 56. In the Arrhenius equation for certain reaction, the value of A and EA are these. If the reaction is of first order, at what temperature will its half-life period will be 10 minutes? So this question is similar to question number 51. कर लेते हैं इसको भी. तो देखो हमें यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड दिया है. तो हाफ लाइफ पीरियड जो है इससे हम क्या निकालेंगे? के निकाल लेंगे. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो 0.693 अपॉन 10. अब देखो 10 मिनट है ना, और ए हमें किस में दिया है? ए हमें पर सेकंड में दिया. ओके, तो ये जो के का यूनिट आया इट इज मिनट माइनस 1. अगर हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 600 हो जाएगा ये, एंड इट इज सेकंड माइनस. ठीक है, तो ये के आ गया. नाउ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पर लास्ट टाइम की तरह टेम्परेचर. तो ई ए अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू क्या आया? लॉग ऑफ ए अपॉन के आता है. तो यहाँ से टी क्या आता है? इट इज ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर लॉग ऑफ ए अपॉन के. तो ये कितना है? ये इज 98.6 किलोजूल है, तो उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे. डिवाइड बाय 2.303, आर का वैल्यू 8.314. लॉग के अंदर क्या होगा? ए. व्हाट इज ए? ए इज 4 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाय के करेंगे. के 0.693 एंड इसको भी 600 से डिवाइड करेंगे, वो 600 ऊपर चला गया. ठीक है, तो क्या आएगा ये? सो 98.6 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314. लॉग के अंदर वाला पार्ट का क्या हुआ? सो एक्चुअली 10⁻15 कर सकते हैं इसको, है ना. 6 को बाहर लेकर 10⁻15 कर सकते हैं. तो 24 आया. 24 डिवाइड बाय 0.693 हुआ होता है 34. उसका लॉग हुआ 1.53 एंड 15 अलग से, तो इट इज एक्चुअली 16.5. ठीक है, सो लॉग की वैल्यू आ गई 16.53. तो क्या आएगा आंसर? इट इज एक्चुअली 16.54. ठीक है, तो 98.6 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय करेंगे बाकी पार्ट को. तो ये आ रहा है हमारे पास 311 केल्विन. ओके, सो नाउ टेम्परेचर इज 311 केल्विन. Now next question.
57 क्वेश्चन 57 में क्या है? Which reaction will have the greatest and greater temperature dependence for the rate constant, one with a small value of E or one with a larger value of E? So which reaction will have the greater temperature dependence constant, one with the small value of E, one with the large value of E? कैसे प्रोसीड करें इसको? log k is equal to log a minus E upon greater temperature. अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा कर दी एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कोलिजन बढ़ते हैं ना, तो कोलिजन बढ़ते हैं तो देखो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली क्या होता था? इट वाज एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, टू फॉर्म बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स। ये हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या है, आ, ये जो अपने पास ग्राफ है, मतलब इसको हम ऐसे था ना अपने पास, तो ये वाला जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो। इनका जो एनर्जी है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एनर्जी पहले से ज्यादा हो जाएगा ना। तो अगर हमारे पास इसका टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है तो इनका बढ़ गया, देन ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ये वैल्यू ये जो है डिक्रीज होगी अगर ये ऊपर शिफ्ट होगा तो। इसका एनर्जी फिक्स है लेकिन ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एनर्जी जो है ये बढ़ जाएगा, है ना। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो जब स्मॉल वैल्यू रहेगी एक्टिवेशन एनर्जी की तो ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंसी होगी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मतलब कोलिजन्स बढ़ रहे हैं ना, तो कोलिजन्स बढ़ने की वजह से अपने पास कोलिजन बढ़ रहे हैं
मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, एक मिनट यार, थोड़ा फिर भी तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि अपने पास यार टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो वेलोसिटी बढ़ गया, है ना। वेलोसिटी अगर बढ़ गया तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा विद ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विच ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो स्मॉल वैल्यू अगर ईए की है तो ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंस है ना। अगर ज्यादा वैल्यू हुई तो ऑब्वियसली ओवरकम नहीं कर पाएगा ना। फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स विच ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कब होगा, जब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है ना। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पर ये फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स जो है ये ओवरकम नहीं कर पाएंगे ना एक्टिवेशन एनर्जी को। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। सो ये तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली इफ ई ए इज लेस या ई ए इज स्मॉल। ठीक है, अगर ई ए की वैल्यू ज्यादा है तो ये वाला पार्ट नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। फ्रैक्शन ऑफ ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये हो ही नहीं पाएगा अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास ज्यादा है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो ये चीज हो पाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो ये चीज हो पाएगी, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंसी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये चीज हो रही है। ओके, सो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ाने पर ऑब्वियसली नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ कोलिजन्स की वजह से क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स विच ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ कोलिजन्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या है, ओवरकम कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो तभी कर पाएंगे जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी या छोटी होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू छोटी अगर है तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, सो दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन एक्टिवेशन एनर्जी इफ ई ए इज स्मॉल। ठीक है, इसको वैसे भी हम एक्चुअली अरेनियस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, दो अलग अलग वैल्यू लेके हम कंपेयर कर सकते हैं, दो अलग अलग वैल्यू लेके अरेनियस इक्वेशन से कैसे, जैसे एक हमारे पास के क्या है, के इज ए
ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है ना, तो इट कैन बी रिटर्न एज ए अपॉन ई रेस टू पावर ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो अब देखो क्या है, एक में ई ए का वैल्यू छोटा रखो और एक में ई ए का वैल्यू बड़ा रखो। ठीक है, दो ई ए लो, एक में ई ए का वैल्यू छोटा रखो और एक में ई ए का वैल्यू बड़ा रखो, और फिर टेम्परेचर इंक्रीज करो। ठीक है, सेकंड मेथड हम बता रहे हैं। ठीक है, तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ ई ए का अगर हमने स्मॉल वैल्यू रखा तो टेम्परेचर को थोड़ा सा भी बढ़ाने पर ये वैल्यू ज्यादा से बढ़ेगी। ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ ई ए स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर will increase K by greater value। इसके अलावा फॉर लार्ज वैल्यू ऐसा नहीं होगा। अगर हम ई ए का बड़ा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो स्लाइट इंक्रीज, सेम इंक्रीज रखो, टेम्परेचर सेम वैल्यू से इंक्रीज करो, तो स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज के बाय लेसर वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ई ए जब छोटा है तब ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, लेकिन अगर ई ए की वैल्यू ज्यादा है तो फिर उतना चेंज नहीं आएगा रेट कांस्टेंट में जितना कम ई ए पर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, so for hypothetical reaction A plus B gives C plus D, the activation energy is this, for reverse reaction this, the activation energy is this। तो ये तो देखो इजी है, डेल्टा एच क्या है, इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। तो फॉरवर्ड का कितना दिया है, फॉरवर्ड का दिया है 32, बैकवर्ड का कितना दिया है 58, तो ये क्या आ गया, दिस इज माइनस 26। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। वही पूछ रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 में हमें क्या दिया है, यूज द डायग्राम बिलो टू आंसर द फॉलोइंग। तो हमें जो डायग्राम दिया है उसमें देखो क्या दिया है, इस टाइप से दिया है, ये 0 है और ये जो है ये 20 है और इधर जो है ये 60 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये जो है ये अपने पास क्या है, डेल्टा एच जो है ये +20 है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। ओके, इसके अलावा व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, तो वो हमने बता ही दिया डेल्टा एच की वैल्यू। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी ईच डायरेक्शन, तो देखो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ, ये हुआ ना। ठीक है, तो दिस इज ई ए फॉरवर्ड, क्या आएगा, ई ए फॉरवर्ड ऑब्वियसली 60, एंड व्हाट अबाउट ई ए बैकवर्ड, तो ये हमारे पास आ रहा है ये वाला। ठीक है, दिस इज ई ए बैकवर्ड, तो ई ए बैकवर्ड क्या है, इट इज 40। ठीक है, तो ई ए फॉरवर्ड एंड ई ए बैकवर्ड आ गया। देन इसके बाद ए कैटलिस्ट इज फाउंड दैट लोअर द रिएक्शन बाय अबाउट 10 किलोजूल पर मोल, हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ऑब्वियसली चाहे रिवर्स रिएक्शन हो या फॉरवर्ड रिएक्शन हो, ठीक है, जो है वो क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, सो ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट
rate of both forward and backward reaction increases. ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये डी वाला हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। The rate of reaction triples when temperature changes from this to this. Calculate energy of activation. तो डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। log of K2 by K1 is 3 is equal to EA upon 2.303 into R का वैल्यू 8.314 into T2 minus T1 that is 30 divided by T1 into T2। तो T1 कितना हो गया, it is 293 and T2 कितना हो गया 323। ओके, सो यहाँ से EA क्या आएगा, so EA is equal to 2.303 into 8.314 into 293 into 323 into log 3 divided by 30। so क्या आ रहा है ये, तो ये आ रहा है 28819 28819 जूल पर मोल ही होता है, या फिर 28.819 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो दिस इज 60। then 61 में what will be the ratio of rate for the two reactions that have the same A values but EA values at room temperature differs by this। तो देखो K का रेशियो क्या होगा, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, तो K2 by K1 इज इक्वल टू, सो बेसिकली ये हमने क्या किया, कैटलिस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, तो कैटलिस्ट ऐड करने पर हमारे पास क्या एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ई रेस टू अपने पास ये आता है डेल्टा ई ए अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला आ जाता है जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं। तो कितना चेंज हुआ डेल्टा ई का, या कितना हमारे पास लोअर हुआ वो इनटू मतलब डिवाइड बाय आर टी, ये आएगा ई रेस टू पावर में। तो ये क्या आएगा, ई रेस टू पावर 1 किलो कैलोरी आ रहा मीन 1000 हो गया। 1000 डिवाइड बाय आर की वैल्यू क्या है, रूम टेम्परेचर, वी कैन टेक इट एज 27 डिग्री, वैसे 25 डिग्री होता है बट वी कैन टेक इट एज 27। चलो 25 ही ले लेते हैं। सो 25 डिग्री मीन्स 298 केल्विन एंड आर के वैल्यू कैलोरी के लिए लेंगे हम 2 मीन्स ये हमारे पास हो गया, दिस इज ई रेस टू पावर 1000 डिवाइड बाय कितना आएगा 596 ना। ओके, 1000 बाय 596 अपने पास आ गया पावर। 1 मिनट कितना के, यस 1 किलो कैलोरी था। सो 1000 बाय तो ये पावर में आया एंड इसका जब एक्सपोनेंशियल वाला करेंगे तो इट इज 5.35। ओके, सो जो के है ये अपने पास कितना टाइम्स हो जाता है, 5.35 टाइम्स हो जाता है जब हम एक्टिवेशन एनर्जी को 1 किलो कैलोरी से लोअर करते हैं। और अगर हम 10 किलो कैलोरी से करेंगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही आएगा। सो K2 बाई K1 क्या हो जाएगा, नाउ 10 किलो कैलोरी मीन्स यहाँ पर हो गया 10,000 है ना। सो ई रेस टू पावर 10,000 डिवाइड बाय रूम टेम्परेचर लिया अभी भी एंड कैलोरी में आर का वैल्यू 2 होता है। सो दिस इज नथिंग बट ई रेस टू पावर 10,000
divided by 596. So तो ये हमारे पास काफी बड़ी वैल्यू आ जाती है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.93 इंटू 10⁻⁷। ओके, सो रेट कांस्टेंट जो है इतना टाइम्स फास्ट हो जाता है, या सॉरी रेट जो है इतना टाइम्स फास्ट हो जाता है अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को 10 किलो कैलोरी से डिक्रीज करें। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 में क्या है, टी हाफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 27 डिग्रीज 100 मिनट। तो टी हाफ दिया है तो ऑब्वियसली के निकाल सकते हैं, के इज 0.693 अपॉन टी हाफ, दैट इज 100। तो ये आ गया मिनट -1 में। अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय कर देंगे 60 और, तो इट इज 6000 एंड इट इज सेकंड -1। तो 10⁻⁻6% of reactant molecules exist in the activated state at 27 degree. Calculate the maximum rate constant. हमें बेसिकली A निकालना। What is maximum rate constant? It is A, because A जो है it is nothing but rate constant at infinity. At t equal to infinity, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रेट कांस्टेंट, मतलब हमें A की वैल्यू निकालनी है ना। A की वैल्यू एक्चुअली कैसे आ सकती है, देखो तो ये जो है ना, इतने परसेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, एक्टिवेटेड स्टेट में है, तो ये एक्चुअली के बाई ए का वैल्यू, ठीक है, मीन्स के बाई ए इंटू 100 जो है इट इज गिवन एज 10⁻⁻6। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा, ए इज के इंटू 100 डिवाइड बाई 10⁻⁻6, और वी कैन राइट इट एज के इंटू 10⁸8। सो क्या आ गया ए का वैल्यू, सो इट इज 0.693 अपॉन 6000 into 10⁸8. So it can be written as so 10⁴ में आएगा ये 1 point something, मतलब it is actually 6.93 into 10⁴ divided by 6, so 1.15 into 10⁴। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगी सेकंड माइनस। Okay, so this is question number 62. Now अब आता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट। तो क्वेश्चन 63, so the reaction twice Na plus Br2, so twice gives twice NOBr, is supposed to follow the following mechanism. एक में है NO plus Br2, अच्छा तो ऑब्वियसली वो दो स्टेप है, पहले वाला स्टेप उन्होंने फास्ट दिया, सेकंड वाला स्लो दिया, ठीक है। तो दिस इज स्टेप 1। तो NO plus Br2 gives NOBr2, and this step is fast, and second step जो है वो स्लो है। तो स्लो स्टेप जो है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो दिस इज स्लो, मीन्स ये क्या है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो हम जो रेट लॉ लिखते हैं वो किसका लिखते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखते हैं। तो मान लो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है, तो इट इज के इंटू NOBr2 इंटू NO। अब देखो जब हम ये रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसमें
कोई इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। ये हम बोल सकते हैं इस रेट लॉ में वही सब्सटेंस आना चाहिए जो ओरल रिएक्शन में हो। तो इस ओरल रिएक्शन में देखो NOBr2 नहीं, ठीक है। सो क्या किया जाएगा, NOBr2 के लिए ये रिवर्सिबल वाला रिएक्शन यूज किया जाएगा। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इट इज NOBr2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NO कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br2 कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से NOBr2 कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, NOBr2 concentration is K equilibrium into NO concentration into Br2 concentration, ठीक है। नाउ इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे रेट लॉ में। सो रेट लॉ में सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आ जाएगा, इट इज K इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू NO का स्क्वायर इंटू Br, ठीक है। ऑब्वियसली दिस K इज नया रेट कॉन्स्टेंट, दिस इज K। ओके, तो ये हमारे पास आ गया रेट का एक्सप्रेशन। Okay, so it is second order with respect to NO and first order with respect to Br2. Now question number 64. तो वहां पर रिएक्शन क्या है, ट्वाइस H2 प्लस ट्वाइस NO gives N प्लस ट्वाइस H2O। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है। स्टेप 1 क्या है, ट्वाइस NO gives N2O2। इसका रेट कांस्टेंट उन्होंने दिया K1, रेट कांस्टेंट दिया, या आई थिंक इट इज गिवन इक्विलिब्रियम, या लिखा है वैसे। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया K, ठीक है। एंड इट इज ऑब्वियसली फास्ट रिएक्शन। नाउ सेकंड रिएक्शन जो है वो स्लो है। तो स्टेप 2 जो है ये क्या है, N2O2 प्लस H2 gives N2O प्लस HO। तो दिस इज स्लो रिएक्शन। एंड स्टेप 3 जो है वो फास्ट हो गया, N2O प्लस H2 gives N2 प्लस H2O, इट इज फास्ट। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हुआ, ऑब्वियसली सेकंड स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बिकॉज वो स्लो है। तो स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो उसी का हम रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट इज इक्वल टू, अच्छा इसका रेट कांस्टेंट क्या दिया है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया है, सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है, थर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K3 है। तो इट इज K2 इंटू N2O2 इंटू H2। अब देखो इस रेट लॉ में हमारे पास N2O2 आ रहा है, बट N2O2 इस रिएक्शन में तो है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, N2O2 को एलिमिनेट करेंगे। और N2O2 कहां से एलिमिनेट हो सकता है, तो फर्स्ट वाले रिएक्शन से एलिमिनेट हो सकता है। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 क्या हो गया, इट इज N2O2 कांस्टेंट डिवाइड बाय NO कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो यहाँ से N2O2 कॉन्सेंट्रेशन क्या आया, इट इज K1 इंटू NO कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम रेट लॉ में। तो जब इसको रेट लॉ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेट क्या आ जाएगा, इट इज रेट कांस्टेंट K2 इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इंटू NO का स्क्वायर इंटू H। ऑर्डर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू NO2 है, बट विद रिस्पेक्ट टू H2 क्या है, 1। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 64। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में क्या है, राइट ए स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन whose mechanism is detailed below. Determine the value of equilibrium constant for the first step. Write a rate law equation for the overall reaction. तो हमारे पास देखो दो स्टेप दिए हैं उन्होंने। तो A2 gives twice A, ये फास्ट स्टेप है बिकॉज इसका रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जनरली रिवर्सिबल मतलब फास्ट हुआ। एंड इसके रेट कांस्टेंट उन्होंने दिए। इसके अलावा A प्लस C gives AC, दिस इज स्लो स्टेप, ठीक है। सो
ना ओरल रिएक्शन क्या है, ओरल रिएक्शन अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो ओरल रिएक्शन आएगा, बट एक्चुअल में क्या है, हम्म, तो एक्चुअली जो है वो इंटरमीडिएट रहा होगा, बैलेंस रिएक्शन नहीं दिया है इन्होंने, सेकंड रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं मेरे ख्याल से। बट क्या है, अगर ये बैलेंस रिएक्शन है तो ओरल रिएक्शन पे ऐड करके आ जाएगा। ओरल रिएक्शन क्या होना चाहिए, इट इज 80 सॉरी A2 प्लस C गिव्स A प्लस AC, ये ओरल रिएक्शन होना चाहिए फिर तो। एंड सो रेट क्या होना चाहिए, रेट विल बी ऑब्वियसली, ये वाला रिएक्शन स्लो है एंड इसका रेट कांस्टेंट क्या दिया, K2 दिया है, तो K2 इंटू A इंटू C। एंड A को हम क्या लिख सकते हैं, A को फर्स्ट वाले स्टेप से लिख सकते हैं अगर चाहें तो फर्स्ट वाले स्टेप का और क्या होगा, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू A⁻² डिवाइड बाय A2। तो यहाँ से A क्या आ गया, A आ गया अपने पास K इक्विलिब्रियम रेज टू हाफ एंड A2 रेज टू हाफ। तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो रेट क्या आ जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू K2 इंटू K इक्विलिब्रियम रेज टू हाफ A2 रेज टू हाफ इंटू C, ये आएगा। नाउ K2 और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, व्हाट इज K इक्विलिब्रियम, तो K इक्विलिब्रियम अपने पास आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, है ना। तो K इक्विलिब्रियम क्या होगा, K इक्विलिब्रियम इज फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट इज 10⁻10 एंड बैकवर्ड का इज आल्सो 10⁻10 ना, तो 1 हो गया। ओके सो ये वैल्यू क्या आई फिर, तो दिस शुड बी K2 कितना दिया, 10⁻⁻4, K इक्विलिब्रियम तो 1 है, तो 10⁻⁻4 इंटू A2 रेज टू हाफ इंटू C। तो ये हमारे पास ओवरऑल रेट लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट जो है A2 एंड C, उसके फॉर्म में क्या आ गया, रेट लो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 में क्या था, ओजोन लेयर इन अर्थ अपर एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट इन शील्डिंग द अर्थ फ्रॉम वेरी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, द ओजोन O3 डिकम्पोजेज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, द मैकेनिज्म, ये तो आई थिंक फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में भी है। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज थॉट टू बी प्रोसीड थ्रू द इनिशियल फास्ट एंड रिवर्सिबल स्टेप एंड सेकंड स्लो स्टेप, ठीक है। तो स्टेप 1 जो है, अच्छा ओरल रिएक्शन लिख लेते पहले, तो ओरल रिएक्शन इज ट्वाइस O3 गिव्स 3O2, ये ओरल रिएक्शन है। एंड इसका जो स्टेप 1 है वो है अपने पास O3 गिव्स O2 प्लस O, एंड सेकंड स्टेप जो है वो है O3 प्लस O गिव्स ट्वाइस O। तो फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो उसने क्या बोला है, फास्ट है, रिवर्सिबल है और फास्ट है, और सेकंड वाला जो है वो क्या है, स्लो है। तो ऑब्वियसली स्लो स्टेप का हम क्या बोलेंगे,
स्लो स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऑब्वियसली सेकंड। राइट द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो वो लिख सकते हैं हम। तो क्या होगा, सो रेट इज इक्वल टू सेकंड वाला रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मान लो के ले लिया हमने, तो के इंटू O3 इंटू O, तो ये आ गया। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलिटी ऑफ ईच स्टेप, तो फर्स्ट वाले स्टेप का मॉलिक्यूलिटी 1, सेकंड वाले स्टेप का मॉलिक्यूलिटी 2, ठीक है। बट हमारे पास जो ओवरऑल रेट लो है वो भी लिख लेते हैं। के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इट इज O2 इंटू O अपॉन O3। अब हमारे पास यहाँ पर इस रिएक्शन मतलब ये जो रेट लो हमने लिखा है इसमें O जो है ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में नहीं, O को एलिमिनेट करेंगे तो O यहाँ पर क्या आया, इट इज के इक्विलिब्रियम इंटू O3 अपॉन O। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर रेट लॉ में, तो रेट लॉ में सब्स्टिट्यूट करके क्या आएगा ये, तो इट इज रेट कांस्टेंट के इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड O3 रेस टू क्या आ जाएगा, O3 रेस टू 2 हो जाएगा एंड देन O2 रेस टू -1 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। बाकी मॉलिक्यूलिटी फर्स्ट स्टेप की 1 है, सेकंड स्टेप की 2। ओके, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 66। तो ये फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्ट जो है हमने डिस्कस कर लिया है। अब बचा हुआ पार्ट जो है वो भी कंप्लीट करो, नेक्स्ट डाउट लेक्चर में वो भी हम डिस्कस करें, ठीक है। सो आज का फिर डाउट सेशन यहीं पे एंड करें, और किसी कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, ठीक है, देन एंड करें सेशन ना। ओके चलो, सो सेशन एंड करते हैं, बाय, टेक केयर।